Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this session we are going to talk about a very important instrument that is potentiometer. बेसिकली पोटेंशियोमीटर है क्या? पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं अननोन ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए. बट द क्वेश्चन दैट कम्स इन टू आवर माइंड इज कि जब ऑलरेडी हमारे पास वोल्ट मीटर है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, तो हमें पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? द थिंग इज कि अगर आपको एक अच्छा वोल्ट मीटर बनाना है तो वो आपके ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज ना करे, विच मीन्स उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट. बट हम कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ ऐसी तो नहीं बना सकते जिसमें किसी चीज़ की वैल्यू इनफाइनाइट हो. अगर उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आएंगे तो उसकी फाइनाइट वैल्यू कोई ना कोई ज़रूर होगी. तो इसका मतलब वो अपने अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल को कंज्यूम करेगा, कोई ना कोई करंट ड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस या एक्चुअल ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर नहीं कर पाएगा. इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने कौन सा डिवाइस डेवलप किया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया? वी डेवलप्ड पोटेंशियोमीटर. सो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, इट इज अ डिवाइस विच वी यूज टू मेजर अननोन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली. अभी क्वेश्चन आता है आगे कि एक पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है. उसका एक सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, इसी के थ्रू मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा. इसका डायग्राम का बेस कौन है? पेपर है, वाइट पेपर. इमेजिन करो कि एक्चुअल में अगर आपको देखना है तो ये कैसा है, एक वुडन बोर्ड है, लकड़ी का एक जैसे प्लैंक होता है उसके ऊपर है, और ये सारी चीज़ ए पॉइंट से लेके ये जो इतना सारा है बी पॉइंट तक, और ये स्केल, ये सारा एक वुडन प्लैंक के ऊपर बना होता है. तो दरअसल ये ए से लेके बी तक क्या है? एक वायर है. क्या है? एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस क्या होती है? यूनिफॉर्म. यूजुअली ये 4 मीटर से लेके 10 मीटर तक लंबी तार हो सकती है ए से लेके बी तक. और ये वायर एक ऐसे मटेरियल की बनी होती है जिसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो हो, ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या हो? हाई. और ऐसे मटेरियल कौन होते हैं? हमेशा एलॉयज़. और एलॉयज़ में भी कौन खास? एक तो कॉन्स्टेंटिन और एक मैग्नीन. इनकी अल्फ़ा की वैल्यू भी स्मॉल होती है और इनकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है. इसका रीज़न थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा, राइट. फिर इस वायर को, एवी वायर को इकट्ठा अटैच नहीं करते, इसको पार्ट्स में अटैच करते हैं. मतलब जैसे 4 मीटर की तार है, उसके एक एक मीटर के 4 टुकड़े कर लिए मैंने. फिर एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के साथ जोड़ने के लिए मैं यूज़ करता हूँ मेटल स्ट्रिप्स. ये कॉपर की बनी होती हैं और ब्रॉड होती हैं, थोड़ी चौड़ी होती हैं ऐसे. तो ये फर्स्ट सेक्शन ऑफ वायर, ये सेकंड सेक्शन ऑफ वायर, ये थर्ड सेक्शन ऑफ वायर, और ये फोर्थ सेक्शन ऑफ वायर, इस तरह से इसके ऊपर रखा होता है. फिर इसके किसी भी एक एंड पे हम एक बैटरी जोड़ते हैं. जिस एंड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं उसको ज़ीरो एंड बोलते हैं. यहाँ पे ए पॉइंट के साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है, सो वी कॉल ए एंड एज ज़ीरो एंड. तो ये हो गया 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, ये 100 से हो गया आपका 200, ये 200 से 300, ये 300 से 400 सेंटीमीटर, विच मीन्स 4 मीटर्स. और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक की, एक रियोस्टैट, ताकि अपनी मर्जी से पोटेंशियोमीटर के अंदर करंट को चेंज कर सकें. और ये दूसरा एंड रियोस्टैट का किसके साथ जुड़ा होता है? बी पॉइंट के साथ जुड़ा होता है, राइट. इस पूरे सर्किट को जो कि हमने ए और बी पॉइंट के बीच में अटैच किया है, इसको ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सर्किट. ये जो सर्किट है ये पोटेंशियोमीटर की वायर के लिए काम करता है, ठीक है. उसके बाद ए एंड के साथ हम एक वोल्ट मीटर अटैच करते हैं, या फिर यहाँ पे कोई और चीज़ भी हो सकती है, और साथ में एक मेटालिक पेन टाइप स्ट्रक्चर जुड़ी होती है. इस मेटालिक पेन टाइप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जॉकी बोलते हैं, ठीक है. ये सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डाली जाती है, राइट. चलिए, इसके बाद आ जाता है कि कोई भी डिवाइस हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल ज़रूर होता है. पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपने ये जो वायर ली है पोटेंशियोमीटर की, ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है और इसकी कंपोजिशन भी एक जैसी है. मतलब पूरी वायर एक ही मटेरियल की बनी हुई है और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है. तो अगर ये सब शर्तें पूरी करते हो आप,
तो वायर के किसी भी हिस्से में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लेंथ के होता है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। इस बात को जरा करीब से समझ लेते हैं। देखो, जो ए पॉइंट है ये वाला, ये किसके साथ अटैच है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ अटैच है, बी पॉइंट के साथ। देखो, अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट 10 वोल्ट पे है और बी पॉइंट 0 वोल्ट पे है, तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, राइट। इस बात को समझ रहे हो आप। तो ए से अगर यहाँ पे 10 था तो थोड़ा आगे जाके 10 से कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर और कम और कम और कम, ऐसे आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी और धीरे धीरे कम होता होता यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो ये इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अब जितनी आप लंबी वायर लोगे बैलेंस करने के लिए, मतलब जहाँ पे आपका जॉकी पड़ा होगा, पहले अगर यहाँ पे है तो इतनी सी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर अगर जॉकी यहाँ पे आ गया तो इतनी सी वायर के, अगर यहाँ पे रख दिया तो इतनी सी, अगर यहाँ पे रख दिया तो 100 सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही बढ़ता जाएगा। देखो, अगर यहाँ पे 10 था तो सपोज करो यहाँ पे आके 8 रह गया तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 2, ठीक है। अगर मिड में देखूं बिल्कुल 50 पे तो कितना होगा, 1, ठीक है। तो अगर 200 पे आके देखूं तो क्या होगा, 4। तो इस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप जैसे जैसे आप लंबाई, मतलब जॉकी ज़्यादा दूर लेके जाते जाओगे ये पॉइंट से, आपके पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू भी उस वायर के उस पोर्शन के अक्रॉस बढ़ती जाएगी। इसी के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। लेकिन उसकी शर्तें हैं, करंट कांस्टेंट हो, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट हो, और कंपोजिशन कांस्टेंट हो। कंपोजिशन का मतलब किस चीज़ से बना हुआ है। ये जो मैंने बात कही है यहाँ पे, इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? बाय ओम्स लॉ आई नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, एनी रेजिस्टर इज इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। आर की वैल्यू मैंने भर दी रो एल अपॉन ए, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं कि करंट कांस्टेंट है तो आई कांस्टेंट, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट है यानी कि ए कांस्टेंट, और इसकी कंपोजिशन कांस्टेंट है। कंपोजिशन कांस्टेंट मतलब रो कांस्टेंट। तो आई, रो और ए, ये तीनों चीज़ें तो कांस्टेंट हो गई। तो V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जो इन तीनों की जगह आ जाएगा। वो किसको ले रहा हूँ मैं, के को। के किसकी जगह पे भर रहा हूँ, आई रो अपॉन ए की जगह पे भर रहा हूँ। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, V इज इक्वल टू के एल। अगर ये कांस्टेंट हटा दूँ तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, एल। इसका मतलब जितनी वायर ज़्यादा लगेगी जॉकी के लिए उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस बढ़ता जाएगा। मतलब अगर ये जॉकी को मैं 0 पे रख के ऐसे दूर लेके जाने लगूँ, मैं देखूंगा कि वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ती जाती है। ये सिंपली बात कही जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से पता चलता है कि V और L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और V और L की रेशो को, विच मीन्स के के दो फार्मूला हो गए, एक तो V बाई एल, एक हो गया आई रो अपॉन ए। इस के को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। और V और L के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ती जाएगी उसी तरह V की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, पर इनकी रेशो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट कई बार 1 मार्क में डिफाइन करना आता है और साथ में यूनिट पूछी होती है, तो या तो वोल्ट पर मीटर होगी। प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं, लेंथ हमारी सेंटीमीटर्स में होती है तो वोल्ट पर सेंटीमीटर भी हो सकती है। चलो, ये तो हो गया बेसिक पोटेंशियल, उसका पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन पता चल गई, उसका हमें प्रिंसिपल पता चल गया, उसका मैथमेटिकल फॉर्म पता चल गया, के बारे में पता चल गया। एक तो V बाई एल हो गया, आई रो अपॉन ए हो गया, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है कि इस पोटेंशियोमीटर को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। इस पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशंस है मेरे पास सिलेबस में। पहली एप्लीकेशन है इसकी कि अगर मुझे कोई प्राइमरी सेल दे रखा हो, ठीक है, 2 प्राइमरी सेल्स दे रखे हों, उनके ईएमएफ्स को मैं कंपेयर कर सकता हूं। सबसे पहली बात यह है कि प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेल्स होते हैं जिनको आप फ्रेशली मेड करते हो और आप उनको एक ही बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, नहीं, रिचार्जेबल सेल्स होते हैं जिनको आप बार बार जिनको आप
तो प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, जो दोबारा जो है उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, तो उन्हीं को लेके हम काम करते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि हम सेकेंडरी सेल्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं। सेकेंडरी सेल्स क्या होता है, जिनको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। हमें यहाँ पे कोई दो सेल्स दे रखे हैं, उनका हमें ईएमएफ कंपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज़ करेंगे, दैट आई विल शो यू थ्रू दिस डायग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वही पोटेंशियोमीटर वायर है। इस पे यहाँ पे चाहे हमने बाकी चीज़ें नहीं बनाई हैं, स्ट्रिप्स वगैरह, बट इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड कि वो सब चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली एक सर्किट डायग्राम है जिसमें हम एक्चुअल चीज़ों को नहीं दिखाते। ए पॉइंट पे वही बैटरी अटैच्ड है, ये सारा ऑक्सिलरी सर्किट एज सच ड्रॉ किया है। ए पॉइंट के साथ ही हमने दो वायर्स निकाल ली और उसके साथ वो दो सेल्स अटैच कर दिए, जिसका हमें क्या फाइंड आउट करना था, जिसका हमें ईएमएफ को क्या करना था, कंपेयर। लेट्स से पहले सेल का ईएमएफ कितना है E1 और दूसरे सेल का ईएमएफ कितना है 2। तो ए पॉइंट से ही ऑक्सिलरी सर्किट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ए पॉइंट से ही दोनों गिवन सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया हुआ है। इसको प्रैक्टिकल करते वक्त भी गलत नहीं करना और डायग्राम ड्रॉ करते हुए भी गलत नहीं करना। फिर दोनों के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने ये एक अजीब सी तरह का की सेट यहाँ पे अटैच किया है। दो कीज हैं ए और बी, सी एक कॉमन जंक्शन है। इसको टू वे की बोलते हैं। टू वे की का मतलब कि जब आप ए में की डाल दोगे तो ये सेल काम में आ जाएगा और ये बाहर रहेगा, जब आप यहाँ पे डाल दोगे की तो ये काम में आ जाएगा। तो एक ही टाइम पे एक सेल के साथ काम करते हैं। फिर कॉमन जंक्शन के साथ हमने गल्वेनोमीटर अटैच किया विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों यूज़ किया, गल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस। ज़्यादा करंट आया तो डैमेज हो सकता है, ज़्यादा करंट से बचाने के लिए इसके साथ एक सेफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स दिखा दिया। और गल्वेनोमीटर के साथ आगे क्या अटैच्ड है, जॉकी अटैच्ड है। अब इसके साथ काम कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ए पॉइंट में आप की लगा दोगे। जब आप ए पॉइंट में की इंसर्ट कर दोगे तो आपका ये वाला सेल काम में आएगा, मतलब ये वाला सर्किट, ये वाला सेल जो है सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, इस सेल की वजह से जब आप जॉकी जीरो से रख के आगे चलानी शुरू करोगे वायर के ऊपर ऐसे कॉन्टीन्यूसली, तो इस सेल की वजह से भी एक पोटेंशियल आएगा, इस बैटरी की वजह से भी एक पोटेंशियल होगा। तो वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे जाके दोनों बैटरीज के पोटेंशियल बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि उस पॉइंट पे जाके इस बैटरी का ईएमएफ इस वायर की लेंथ मल्टीप्लाई पोटेंशियल ग्रेडियंट के के बराबर होगा। E इज इक्वल टू के एल, ये तो हम बता चुके हैं ना कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर क्या होता है, V इज इक्वल टू के एल होता है। तो उस कंडीशन में गल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या देता है, 0। इसका मतलब जितना इसका पोटेंशियल अप्लाई हो रहा था उतना इसका अप्लाई होना लगेगा। इसका पोटेंशियल कितना अप्लाई होने लगेगा ये कैसे पता चलेगा, के और एल की प्रोडक्ट के साथ। तो बेसिकली मैं जिस पॉइंट पे जाके जॉकी लेट से J1 पोजीशन पे मुझे नल डिफ्लेक्शन दे गया, मतलब गल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं दे रहा, उस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो सेल 1 है इसका ईएमएफ इस वायर की लेंथ इंटू के बराबर हो गया। सो E1 इज इक्वल टू KL1। उसी तरह से अब A में से की निकाल दूंगा बाहर और B यहाँ पे की क्या है डाल दूंगा एक। जब यहाँ पे की डालूंगा तो ऊपर वाला सेल सर्किट से बाहर हो जाएगा और नीचे वाला सेल सर्किट में आ जाएगा। फिर इसके लिए जॉकी अगेन 0 से राइट करवा के चलना शुरू करूंगा। लेट्स से J2 पॉइंट पे बैलेंसिंग लेंथ आ जाती है, मतलब J2 पॉइंट पे जब जॉकी टच करती है तो गल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता। एट दैट मोमेंट इस सेल का ईएमएफ बैलेंसिंग लेंथ इंटू के बराबर हो जाएगा, मीन्स E2 विल बी इक्वल टू KL2। फिर दोनों इक्वेशंस को अगर मैं एक दूसरे से डिवाइड कर दूं, सो K से K कैंसिल हो जाएगा, E2 बाई E1 या E1 बाई E2, मतलब अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अगर E2 बाई E1 है तो L2 बाई L1 आ जाएगा, अगर E1 बाई E2 होगा तो L1 बाई L2 आ जाएगा। अब L1 और L2 की वैल्यू तो आप यहाँ से मेजर कर ही चुके थे, क्यों, यहाँ पे एक लगा हुआ है स्केल। तो अगर यहाँ पे जाके हुई सपोज 60 हो गई, फिर आगे जाके हुई सपोज 80 हो गई, तो यहाँ पे 60/80 आ जाएगा। 60/80 को अगर आप करोगे भी डिवाइड, ठीक है, 80/60 हो जाएगा, चलो E2/E1 है, तो 80/60 को अगर आप सॉल्व करोगे भी तो कितना बनेगा, वो बनेगा 4/3 आपका। तो इसका मतलब इन सेल्स का जो ईएमएफ है वो 4 और 3 की रेशो में है। अगर आपको बाय चांस एक सेल की ईएमएफ पता है और दूसरे की निकालनी है तो वो आप वो भी कर सकते हो। एक सेल की सपोज E1 की मेरे को पता थी कि 2 वोल्ट का है, ठीक है, तो यहाँ पे L1 L2 की वैल्यू भर के और 2 की वैल्यू भर के दूसरे सेल का ईएमएफ निकाल सकता हूँ मैं। बहुत सिंपल है ना।
एक्सपेरिमेंट भी बड़ा सिंपल है, सेटअप लगाना भी सिंपल, रीडिंग आ जाएगी यहाँ से। चलो एक दूसरा इसका एप्लीकेशन है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई प्राइमरी सेल दे दिया मैंने, ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता है कि आप पोटेंशियोमीटर से कभी नहीं फाइंड आउट, सॉरी वोल्ट मीटर से कभी नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि वो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है, ठीक है। उससे आप सिर्फ उसका एक्सटर्नल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है वही निकाल सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आपको पोटेंशियोमीटर ही यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, सर्किट डायग्राम में देखते हैं। वही आपका पोटेंशियोमीटर, ए पॉइंट से आपका बैटरी और ये बाकी सब चीज़ें यानी कि ऑक्सिलरी सर्किट अटैच है। उसी ए पॉइंट से आपने क्या किया, एक वायर लेके उसके आगे दो पोर्शंस कर लिए, आगे दो एक्स्ट्रा वायर्स कनेक्ट कर दी। एक वायर के साथ आपने वो सेल अटैच कर दिया जिसका आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसी के पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया विद ए की, और वापस उसको, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स तो अभी आ ही गया है तो एक्स्ट्रा एक अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। गैल्वेनोमीटर और जॉकी ये सब आ गए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ ये K1 की डाल देंगे, इसको नहीं डालेंगे अभी, तो ये ऑक्सिलरी सर्किट आपका काम करने लगेगा और इस पोटेंशियोमीटर की वायर में करंट दौड़ने लगेगा, ठीक है। अब आप क्या करो कि बिना यहाँ पे की डाले जॉकी को 0 से राइड करवाना शुरू करो। एक स्टेज पे जाके क्या होगा कि जितना इस सेल का ईएमएफ होगा और जितना इस बैटरी की वजह से इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा वो दोनों इक्वेट कर जाएंगे। तो पोटेंशियल अगर इक्वल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचेगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो करना क्या कर देगा, बंद, और गैल्वेनोमीटर क्या देगा, जीरो डिफ्लेक्शन। उस केस में आप कह सकते हो कि आपके ये जो बाहरी वाला सेल था इसका ईएमएफ बैलेंसिंग लेंथ इंटू के बराबर था, यानी कि E इज इक्वल टू के L1। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। इसी तरह से करते हैं प्रैक्टिकली भी इसको। अब आप क्या करो, ये स्विच तो डला रहने दो, इधर एक की यहाँ पे डाल दो। जब आप एक की यहाँ पे डालोगे तो इस सर्किट में इस पोर्शन में भी करंट जाने लगेगा, तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना ये बैटरी प्रोवाइड करेगी उसको। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इस पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। जब आप फिर से जॉकी राइड करवाओगे लेट्स से किसी पॉइंट पे जाके, लेट्स से इस पॉइंट पे जाके आपकी जॉकी जो है बैलेंस कर जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जाके इतने से पोर्शन में इसमें भी पोटेंशियल सेम, तो इसका पोटेंशियल, इस पोर्शन का पोटेंशियल और रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस पोटेंशियल, तीनों पोटेंशियल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि पैरेलल में आ गए। ये देखो ध्यान से देखो, ये पोर्शन और ये पोर्शन किस में है, पैरेलल में है, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल। हालांकि इसको V को लिखने का तरीका है KL2, L2 इज द लेंथ फ्रॉम A टू J डैश। तो इस लेंथ के लिए आपका पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल हुआ है, तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो तो E/V आपके पास क्या आ जाएगा, L1/L2। नाउ हमें पता है कि सेल इक्वेशन जब हमने डिराइव की थी तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया था, R ब्रैकेट में E-V/V। ज़रा इस V को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दो, E/V-1 आ जाएगा। E/V की वैल्यू यहाँ से भर दो, कितनी, L1/L2। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट L1 माइनस L2/L2। ये देख रहे हो, L1 L2 की वैल्यू पता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये R जो है ये रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला था आपने। रेजिस्टेंस बॉक्स से जब कोई रेजिस्टेंस निकाला होगा तो उसकी वैल्यू तो आपको पता होगी, 50 ओम, 100 ओम, 200 ओम, कितना निकाला, तीनों की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, R निकल आएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल एप्लीकेशन जिसके जरिए आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। और बेसिकली बेटा यही इसकी सुपीरियॉरिटी है। पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर के ऊपर प्रेफर क्यों किया जाता है, क्योंकि जब आप बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर लेते हो, चाहे वो ये केस है चाहे ये केस है, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब है कि सर्किट के अंदर पोटेंशियल सेम हो जाता है डिफरेंट पॉइंट्स पे, जिसकी वजह से कोई करंट नहीं दौड़ता। अब सर्किट में करंट ना होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तभी करंट नहीं जा रहा उसमें। करंट ना जाने का मतलब ओपन सर्किट है। अब आप ये देखो कि ओपन सर्किट में आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो एक्चुअली किसके इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हो जाता है ईएमएफ के इक्वल। यानी कि उस हालत में जब आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करोगे वो आपका ईएमएफ, एक्चुअल ईएमएफ के इक्वल आएगा, जबकि ये वोल्ट मीटर के साथ कभी भी पॉसिबल नहीं था। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर। चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट जो हमें आज पढ़ना था। मैं एक बार फिर से सारा आपको समाप्त करवा देता हूँ।
What is potentiometer? A device which is used to measure unknown EMF and potential difference accurately. या फिर हमें दो सेल्स के EMF को कंपेयर करना हो तो एक ऐसा डिवाइस है हम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? एक वुडन प्लैंक के ऊपर, लकड़ी के एक फट्टे के ऊपर एक वायर ए बी माउंटेड होती है, अटैच होती है। ए बी वायर भी सेक्शंस में होती है, ये 4 से लेके 10 मीटर तक हो सकती है। किस मटेरियल की बनी हुई? ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो और अल्फा यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट स्मॉल हो। तो वो यूजुअली किसका होता है? अलॉयज का। कौन कौन से? कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन, ठीक है। 1-1 मीटर के टुकड़े बना लेते होते हैं उसके, और डिफरेंट सेक्शंस को किसके थ्रू अटैच करते हैं? मेटल स्ट्रिप्स के हेल्प से अटैच करते हैं। ये कंडक्टिंग होती हैं, नेचर में कॉपर की होती हैं, राइट। और इसके अलावा जो दो एंड्स हो गए वायर के, उसके साथ एक एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा होता है, उसको ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं। इसमें एक बैटरी लगी होती है। याद रखना बेटा, इसको ड्राइवर बैटरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ड्राइव कर रही है सर्किट को, इस सर्किट को चला रही है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे इसके विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं पक्का 1-2 मार्क में। इसका जो ड्राइवर बैटरी होता है, इसका ईएमएफ हमेशा इसके अंदर लगे जो एक्स्ट्रा हम लगाते हैं, जैसे 2 एप्लीकेशंस में सेल लिए थे, उनसे हमेशा ज़्यादा होता है। सो द ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर बैटरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दीज, अदरवाइज आपको नल पॉइंट कभी भी मिलेगा ही नहीं अगर ऐसा ना किया आपने, ठीक है। तो इनके बीच में एक ऑक्सिलरी सर्किट लगा होता है। इसके अलावा ए पॉइंट के साथ हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप चेक करने के लिए। आगे लगा हुआ है एक मेटालिक पेन जिसको जॉकी बोलते हैं। जैसे जैसे इस जॉकी को मैं जीरो एंड से दूर लेके जाता जाऊँगा, इस वोल्ट मीटर की वैल्यू रीडिंग बढ़ती जाएगी। इसका मतलब मोर द लेंथ मोर द पोटेंशियल ड्रॉप, यही इसका क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसको हमने एक सिंपल, ये 2-3 स्टेप डेरिवेशन के यूज करके प्रूव कर दिया था। V इज इक्वल टू IR, R की वैल्यू भर दी तो यहाँ से V इज इक्वल टू KL आ गया। K क्या है? एक कांस्टेंट जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, I रो अपॉन A। इसका मतलब अगर आपको K कांस्टेंट रखना है तो आपको करंट भी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट यानी कि मटेरियल एक जैसा होना चाहिए पूरी वायर का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन कर दिया था, V और L के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर दिया था। उसकी यूनिट्स ध्यान में कर लेना। 2 एप्लीकेशंस थी, एक तो 2 प्राइमरी सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना, उसको बड़े सिंपल स्टेप्स में डायग्राम ध्यान से कर लेना इसकी डायग्राम बना के ये पोर्शन, कीज वाला पोर्शन ध्यान से बनाना। पहले ए में डाल दी की तो ये सेल सर्किट में आ गया, तो इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आ गई L1, तो इक्वेशन क्या बन गई? E1 इज इक्वल टू KL1। मतलब इस सेल का EMF और इस वायर सेक्शन के अक्रॉस, ए से लेके J1 तक के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, दोनों क्या है? इक्वल। तभी तो अगर दोनों में पोटेंशियल इक्वल है तभी तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद ये की निकाल दी, यहाँ की डाल दी, फिर E2 आ गया सर्किट में एक्शन में, तो J2 पॉइंट पे जाके हमारा नल पॉइंट आ गया। मतलब A से लेके J2 के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो E2 के बराबर है। तभी तो ये पोटेंशियल अगर बराबर हो गए तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो करना क्या कर दिया? बंद कर दिया, क्योंकि करंट को चलाने के लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। जब वो डिफरेंस ही खत्म तो करंट खत्म। तो E2/E1 आ गया आपका L2/L1। चाहे तो यहाँ से रेशो निकाल लो, अगर आपको E1 पता है तो E2 निकाल लो, या E2 पता है तो E1 निकाल लो, राइट। उसके बाद क्या आता है? इंटरनल रेजिस्टेंस किसी प्राइमरी सेल का फाइंड आउट करना हो तो वो कर सकते हैं। उसके लिए सर्किट डायग्राम ये थी। उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। सबसे पहले सेल के लिए देख लेंगे, बिना की ये K2 की नहीं लगाएंगे, सिर्फ K1 लगा के। सपोज J पे नल पॉइंट आ जाता है तो इस सेल का EMF AJ के अक्रॉस हुए पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा, विच इज E इज इक्वल टू KL1। फिर जब आपने ये की लगा दी तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस सेक्शन AJ डैश। तो वो क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू KL2। दोनों को डिवाइड करेंगे, E/V की वैल्यू आ गई और उसको सेल इक्वेशन में पुट करके हमने फार्मूला बना लिया। तो ये बड़ी सिंपल सी हमारे पास पोटेंशियोमीटर के बारे में डिटेल्स हैं। सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। उसका बेसिक पूछ के साथ में कोई ना कोई एक एप्लीकेशन आपको 3 मार्क्स में पूछी हो सकती है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।